फॉर्म मिलता है उसकी कंडीशंस क्या है? कंडीशंस, सबसे पहली बात कि जो ये डिडक्शन मिलती है वो ओनर को मिलती है। किसको मिलती है? ओनर को। असेसी जो ये डिडक्शन क्लेम कर रहा है वो असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द एसेट। वो कौन होना चाहिए एसेट का? ओनर। ओनर को ही ये डिडक्शन मिलती है। इसका मतलब ये है जैसे मिस्टर एक्स है, उन्होंने वाई से एसेट रेंट पे ले लिया, तो इस एसेट की डेप्रिसिएशन को एक्स क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि एक्स उसके ओनर नहीं है। तो आप एक ऐसे एसेट की डेप्रिसिएशन को क्लेम नहीं कर सकते जिसके आप ओनर नहीं हो। समझ आया? आप एसेट की डेप्रिसिएशन को क्लेम कब कर सकते हो? जब आप उस एसेट के ओनर हो। दूसरी बात कि जो एसेट है ये आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज हो रहा है। एसेट इज यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये एसेट किस में यूज हो रहा हो? बिजनेस और प्रोफेशन में। अब जिस घर पे आप रह रहे हो, जो बिल्डिंग है, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उस पर थोड़ी आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। आप उस बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कब क्लेम करोगे? जब आप उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज करो। समझ आया? तो पहली हमने क्या पढ़ी? कंडीशन पहली पढ़ी कि एसएससी उसका ओनर होना चाहिए, वो ओनर होगा तभी उसको डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिल पाएगी। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि ये जो एसेट है, जिस एसेट पे असेसी डिडक्शन ले रहा है, वो एसेट असेसी के बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए यूज हो रही हो। तीसरी कि एसेट जो आप यूज कर रहे हो, इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एसेट इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब मेरी बात को ना ध्यान से सुनो, ध्यान से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप प्रीवियस ईयर में पड़ता है, मतलब इस पे बड़ा फर्क पड़ता है कि आप कितना डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो। बेसिकली आप प्रीवियस ईयर में कितने डेज उसको यूज करते हो, इससे इस बात पे फर्क पड़ता है कि आप कितना डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो। मगर ऐसा नहीं है कि आपने कुछ घंटों के लिए एसेट यूज करी या कुछ दिनों के लिए यूज करी, बस कुछ दिनों के लिए यूज करी इसलिए हमको डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता। ऐसे नहीं होता। अगर आपने कुछ दिनों के लिए भी यूज करी है तो भी उसको आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। चाहे आपने कुछ घंटों के लिए भी यूज करी तब भी आपको उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आपने अपने प्रीवियस ईयर में उस एसेट को यूज किया है, चाहे वो कुछ दिन हो, चाहे वो पूरा साल हो, चाहे वो 3/4 ईयर हो, चाहे वो कुछ घंटे ही क्यों ना हो, आपको डेप्रिसिएशन जरूर मिलेगा। चौथा, इस एसेट में टैंजिबल और इंटैंजिबल एसेट दोनों आते हैं। टैंजिबल और इंटैंजिबल दोनों तरीके के एसेट्स आते हैं। टैंजिबल और इंटैंजिबल दोनों तरीके के एसेट्स आते हैं। तो कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन बताई मैंने आपको। पहली कंडीशन क्या बताई मैंने कि एसएससी क्या होना चाहिए? एसेट का ओनर। दूसरी क्या बताई कि ये जो एसेट है वो बिजनेस या प्रोफेशन के पर्पसेस के लिए यूज हो रही हो। तीसरी क्या बताई कि ये जो एसेट है ये प्रीवियस ईयर में यूज हो रही हो। चौथी की ये एसेट टैंजिबल इंटैंजिबल दोनों हो सकती है। आइए एक बार रीड कर लेते हैं बुक में से। ये conditions for claiming deduction: asset must be owned by the assessee, it must be used for the purposes of business or profession, it should be used during the relevant previous year, depreciation is available on tangible as well as intangible assets। तो आपने क्या सीखा कि अगर आपके साल में 2-3 दिन भी यूज हो रही है, कुछ घंटे भी यूज हो रही है, तब भी आपको डेप्रिसिएशन जरूर मिलेगा। मगर क्यों कब मिलेगा? जब वो एसेट आपके बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज हो रहे हो और आप उस एसेट के ओनर हैं। क्या है? ओनर। अब आया आपका ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होता है? देखो, एसेट्स ना दो तरीके के होते हैं, एक तो टैंजिबल एसेट्स, एक होते हैं इंटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है? बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। ये जो प्लांट एंड, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये जो एरोप्लेन है या ये जो बसेस हैं
ये भी तो हमारे टेंजिबल एसेट में आएंगी अगर हम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो बेसिकली ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ना, इसकी डेफिनेशन बहुत वाइड है। तो जब मैं आपको रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन पढ़ाऊंगी ना, तब आप पढ़ेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी में कई ऐसी चीजें आती हैं जो आपको नहीं पता। इसमें खाली प्लांट और खाली मशीनरी नहीं आती, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो आप नहीं जानते। और इंटेंजिबल, ट्रेडमार्क, नो हाउ, लाइसेंस, किसका लाइसेंस, टॉल इशू करने का, ये सारी चीजें एटसेट्रा, ये सारी चीजें आती है इंटेंजिबल एसेट्स में। हम पढ़ लेते हैं एग्जांपल्स। आइए, टर्म ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो टर्म ब्लॉक ऑफ एसेट्स मींस अ ग्रुप ऑफ एसेट्स फॉलिंग विद इन अ क्लास ऑफ एसेट्स कंप्राइजिंग टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स में क्या क्या आएगा, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। फिर इंटेंजिबल एसेट्स, नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजीज या कोई और बिजनेस कमर्शियल राइट्स, या स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप कार्ड, या आपको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखा है टॉल कलेक्ट करने का, तो वो लाइसेंस भी आपका इंटेंजिबल एसेट है। फिर आपकी वेबसाइट या लाइसेंसेस, अप्रूवल्स, ये सारी चीजें क्या है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है। अब ब्लॉक ऑफ एसेट बनता कैसे है? ब्लॉक बनाने के लिए एक ब्लॉक वो होता है जिसमें सेम टाइप ऑफ एसेट हो, सेम टाइप ऑफ एसेट हो, दूसरा सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सेम टाइप ऑफ एसेट हो और सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सेम टाइप ऑफ एसेट का मतलब ये है कि एक प्लांट और एक फर्नीचर का एक साथ ब्लॉक नहीं बना सकते, एक प्लांट और एक फर्नीचर का एक साथ ब्लॉक नहीं बना सकते चाहे इनका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम हो। इसका मतलब ये है अलग, इन अदर वर्ड्स, कि हम फर्नीचर का अलग ब्लॉक बनाएंगे हमेशा, प्लांट एंड मशीनरी का अलग ब्लॉक बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही ब्लॉक में फर्नीचर को भी रख लो, प्लांट एंड मशीनरी को भी रख लो, या बिल्डिंग को भी रख लो, फर्नीचर को भी रख लो। या तो बिल्डिंग का ब्लॉक बनेगा या फर्नीचर का बनेगा, अलग अलग ब्लॉक्स बनेंगे। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है कि सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, ये बिल्डिंग या ये प्लांट एंड मशीनरी, इसकी जो सब क्लासिफिकेशंस है ना, सबके लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफरेंट है, और आपको याद भी करना है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो एक ब्लॉक बनाने के लिए क्या जरूरी है, एक तो एसेट सेम टाइप की हो, दो डिफरेंट टाइप्स की एसेट्स नहीं होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक ब्लॉक में आपने बिल्डिंग भी रख दी और प्लांट एंड मशीनरी भी रख दिया। क्यों? क्योंकि उनका डेप्रिसिएशन सेम था। तो नहीं, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन रेट भी सेम हो और एसेट की टाइप भी सेम हो। अब डेप्रिसिएशन का रेट पढ़ेंगे, मैंने टेबल बनाई हुई है उसी से पढ़ेंगे। ब्लॉक 1, बिल्डिंग यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस एक्सेप्ट होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस, एक्सेप्ट होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस। इन पे क्या लगेगा, 5%। जिस घर में आप रह रहे हैं उस पे क्या डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं आप, 5%। बेसिकली आप नहीं रह रहे हैं, जैसे आपका कोई भी बिजनेस ऐसा है जो आपकी जो बिल्डिंग है उसको आप रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए देते हैं, तो क्या लगेगा, 5%। बिल्डिंग्स अदर देन दोज यूज मेनली फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस, इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि असेसी उसको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, वो ये लिख रहा है कि बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो जो बिल्डिंग है आप उसको बेसिकली दूसरों के रहने के काम के लिए यूज कर रहे हो। आप दूसरों को कुछ ऐसा बिजनेस है आपका जिससे आप दूसरों को रेसिडेंस प्रोवाइड करते हैं, इस पे क्या डेप्रिसिएशन लगेगा, 5%। फिर बिल्डिंग अदर देन दोज यूज मतलब इसके अलावा, जो रेसिडेंशियल पर्पस के अलावा बाकी चीजों के लिए यूज हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है ऑफिस। अच्छा, यहाँ पे होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस इंक्लूडेड नहीं है ब्लॉक 1 में। अच्छा, इसके एग्जांपल्स ब्लॉक 2 के, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, गोडाउन्स। होटल एंड बोर्डिंग हाउसेस यहाँ पे इंक्लूड होते हैं ब्लॉक 2 में। समझ आया? ब्लॉक 1 में कौन सी बिल्डिंग्स थी, जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है,
दूसरी इकाई जिसको आप ऑफिस में यूज करते हैं, ऑफिस बिल्डिंग आपकी या फैक्ट्री की बिल्डिंग या गोडाउन या होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस जो होते हैं, उन पे क्या डेप्रिसिएशन लगता है? 10%। फिर प्योरली टेम्पररी इरेक्शन, जैसे वुडन स्ट्रक्चर आज खड़ा किया, कल आपको हटा देना है, तो इस पे क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? 100%। फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स, इस पे क्या लगेगा? 10%। ये जो ब्लॉक है ना, ये रेसिडुअल है, रेसिडुअल। तो पहले हम बाकी पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। ब्लॉक 6 एरोप्लेन्स, इस पे कितना लगेगा? 40%। फिर आपका काम क्या है? आपके पास ना टैक्सीज, बसेस, लॉरीज होती हैं, आप उनको रेंट पे देते हैं, आप उनको रेंट पे देते हैं। तो आपकी जो बसेस, लॉरीज, टैक्सीज है, ये भी तो फिर आपके बिजनेस में यूज हुई ना, आपका बिजनेस हो गया ना इनको रेंट पे देना। तो इस पे क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? 30%। फिर कमर्शियल व्हीकल जो आपने पुट टू यूज कब किया? 31 मार्च 2002 से पहले। ये आता नहीं है कमर्शियल व्हीकल का वैसे क्वेश्चन, वो तो मैंने लिख दिया, तो ये आप हेड छोड़ भी देंगे ब्लॉक तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं कंप्यूटर्स। इस पे क्या क्या इंक्लूडेड है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, स्कैनर्स, यूपीएस। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ कि मोबाइल फोन कंप्यूटर्स में इंक्लूडेड नहीं है। नॉर्मली लोग ये इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि मोबाइल फोन्स पे 60% डेप्रिसिएशन लगा देंगे क्योंकि वो कंप्यूटर में इंक्लूडेड होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल फोन आपके कंप्यूटर में इंक्लूडेड नहीं है। और इसके अलावा जो आपके कंप्यूटर जो मैंने चीजें बताई हैं आपको, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, स्कैनर्स, यूपीएस, इन पे क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? 60%। फिर अच्छा एक और चीज, जैसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बुक्स प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, अगर एनुअल पब्लिकेशंस नहीं, जैसे टैक्सेशन की बुक्स होती हैं, तो वो एनुअल पब्लिकेशन होती है ना, एक साल बाद तो वो खराब हो जाती, एक साल बाद तो यूज होगी नहीं क्योंकि अमेंडमेंट्स आ जाएंगी। प्रीवियस ईयर 14-15 है आपका, जैसे अगर प्रीवियस ईयर 13-14 की बुक आपको पकड़ा दी जाए तो आप यूज करेंगे नहीं ना। तो बुक्स ऑफ प्रोफेशनल्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस, इस पे भी कितना लगेगा? 60%। अब यही अगर बुक्स ऑफ प्रोफेशनल्स हो और एनुअल पब्लिकेशन हो तो उस पे 100% लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एक साल बाद तो वो बेकार हो जाएगी। एनुअल पब्लिकेशन जो है, एनुअल मतलब जो एक साल के लिए आए, तो 100% वाले ब्लॉक में आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है बूम बुक्स बीइंग एनुअल पब्लिकेशंस ओन्ड बाय असेसी कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन। तो एक प्रोफेशनल अगर एनुअल पब्लिकेशंस को ओन करता है तो उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगाएगा? 100%। उसके बाद ओशन गोइंग शिप्स 20%। वैसे ये वाला ब्लॉक है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस, रोलर्स एंड फ्लोर मिल्स, शुगर वर्क्स एंड स्टील इंडस्ट्रीज, इस पे कितना लगेगा? 80%। ये छोड़ सकते हैं आपको छोड़ना हो तो। अच्छा एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, इस पे भी 100% लग जाता है। अच्छा अगर लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी का काम करते हैं जो बुक्स को लेंड करती है, तो चाहे आपकी एनुअल पब्लिकेशन हो चाहे एनुअल पब्लिकेशन ना हो, आपके पास डेप्रिसिएशन रेट कितना होगा? 100%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो एनुअल पब्लिकेशन पे लगेगा आपका 100% डेप्रिसिएशन, और अदर देन एनुअल पे कितना लगेगा? 60%। मगर आपकी अगर लाइब्रेरी है, क्या है? लाइब्रेरी, तो आपके पास चाहे कोई भी बुक्स हो, उन पे क्या लगेगा डेप्रिसिएशन? 100%। रनिंग लेंडिंग लाइब्रेरीज मतलब कि आपने लाइब्रेरी खोल रखी है, आपने देखा होगा कई लाइब्रेरीज होती हैं जो बुक्स को लेंड करती हैं कुछ रेंट पे। तो अगर ये लाइब्रेरी है तो सारी बुक्स पे क्या लगेगा? 100%, चाहे फिर वो एनुअल पब्लिकेशन ना हो चाहे हो। अच्छा इंटेंजिबल एसेट्स मैंने आपको अभी ऊपर बताए, उन पे लगता है 25%, चाहे कोई भी इंटेंजिबल एसेट हो। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अगर आपका बिल्डिंग है जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ये कहीं नहीं लिखा कि आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, आपका बिजनेस ही ऐसा है, तो क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा? 5%। फिर अदर देन दिस 10%। प्योरली टेम्पररी इरेक्शंस 100%। फर्नीचर 10%। अच्छा मैंने अभी जो आपको प्लांट एंड मशीनरी बताया, इनको छोड़कर कोई भी प्लांट एंड मशीनरी
उस पे लग जाएगा 15%। एरोप्लेन्स 40%। मोटर लॉरीज अगर आप उसको बेसिकली टैक्सीज और लॉरीज रेंट आउट करने का काम करते हैं, हायर करवाते हैं, मतलब कोई भी आपके पास आके ये बसेस लॉरीज टैक्सीज हायर कर सकता है। अगर ये बिजनेस आप हायर पे देने का काम करते हैं, किसको हायर पे देने का? बसेस लॉरीज और टैक्सीज पे। तो इन बसेस लॉरीज या टैक्सीज पे 30% डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर ब्लॉक 8 और ब्लॉक 11 आप छोड़ भी सकते हैं। ब्लॉक 9 कंप्यूटर्स पे कितना लगेगा? 60%। इन कंप्यूटर्स पे मैंने बताया आपको कि आपका क्या इंक्लूडेड नहीं है? मोबाइल फोन। अच्छा, प्रोफेशनल की बुक्स है, अगर एनुअल पब्लिकेशंस है तो कितना रहेगा? 100%। और एनुअल पब्लिकेशंस नहीं है तो 60%। ओशन गोइंग शिप्स 20%। और अगर आपके पास अब लाइब्रेरी आपने खोल रखी है, आप बुक्स को रेंट पे देने का काम करते हैं, लेंड करते हैं, कोई भी आकर आपके पास बुक्स लेके जा सकता है रेंट पे, चाहे फिर वो एनुअल पब्लिकेशन हो चाहे नहीं, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 100%। इंटैंजिबल एसेट्स पे 25%। अब हम पढ़ेंगे कि ये बिल्डिंग, ये प्लांट एंड मशीनरी क्या क्या इंक्लूड करता है। बिल्डिंग इंक्लूड्स रोड्स, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स, ट्यूबवेल्स एंड वेल्स। फर्नीचर इंक्लूड्स इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, includes electrical wiring, switches, sockets, fittings, fans, etc. मगर बिजनेस के पर्पस के लिए जो यूज हो रहा है वो सब। फिर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट इंक्लूड्स, इसके लिए मैंने एक मीनिंग बनाई है, SSBV। SSBV। शिप्स, व्हीकल से V, बुक्स से B, साइंटिफिक अपरेटस से S, सर्जिकल इक्विपमेंट से S। तो शिप्स, साइंटिफिक ऑपरेटर्स, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, बुक, व्हीकल्स, ये सब प्लांट एंड मशीनरी में आता है। और क्या नहीं आता? टी बुशेस, लाइफ स्टॉक, बिल्डिंग्स। ऑब्वियसली बिल्डिंग और फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी में क्यों आएगा ना। नो इंटैंजिबल एसेट्स मैंने आपको जो पहले डेफिनेशन बताई थी वही है यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे रिटन डाउन वैल्यू रिटन डाउन वैल्यू तो होता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे निकालते कैसे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। अभी आई होप आपको ये समझ आ गया हो। आप ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पहले याद करिए, फिर आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। आगे आप तभी करेंगे जब आपको ये रेट्स याद हो जाएंगे। मैं आपको पहले एक ब्लॉक ऑफ एसेट्स का एक एग्जांपल दूंगी, उसके बाद मैं आपको WDV स्टार्ट कराऊंगी। मिस्टर एक्स हैं और उनके बिजनेस पे उन्होंने जो एसेट्स लगा रखे हैं मैं आपको बता रही हूँ। उनके पास 2 बिल्डिंग है, एक है रोहिणी के एरिया में और एक है पीतमपुरा के एरिया में। दोनों फैक्ट्रीज हैं। फैक्ट्रीज पे कितना डेप्रिसिएशन का रेट लगता है? 10%। वेरी गुड। अच्छा, दूसरी उन्होंने लगाई है फर्नीचर, दोनों फैक्ट्रीज पे, इनमें कितना लगता है? 10%। तो बच्चे ने मुझसे पूछा मैम इन दोनों का डेप्रिसिएशन रेट सेम है, तो क्या मैं इसको एक ब्लॉक बना दूं? तो मैंने कहा सबसे पहले तो आप इसकी पहली कंडीशन याद करो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेम टाइप ऑफ एसेट होना चाहिए, क्योंकि ये एसेट डिफरेंट है, एक बिल्डिंग है और एक फर्नीचर है, तो आप इसको ब्लॉक नहीं बना सकते। आपको 2 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, ये होगा आपका ब्लॉक 1 और ये होगा आपका ब्लॉक 2। फिर मैंने बताया कि तीसरी है कंप्यूटर, जो कि प्लांट एंड मशीनरी में आता है। इसका डेप्रिसिएशन रेट बच्चे ने बताया मैम 60%। फिर चौथा मैंने बताया मोटर कार। अब ऐसी मोटर कार्स जो आपने हायर पे, आप बेसिकली हायर का बिजनेस नहीं करते, आप वो बिजनेस नहीं करते जिसमें आप मोटर कार्स को हायर पे दे देते हो, तो इस केस में जो आपका डेप्रिसिएशन रेट होता है वो होता है 15%। मैं आपको एक बार पढ़वा देती हूँ, आइए। ये मोटर कार्स अदर देन दोज यूज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, यानी कि अदर देन दोज, आपका बिजनेस हायर पे चढ़ाने का नहीं है, तो उस पे क्या डेप्रिसिएशन रेट लगेगा मोटर कार पे? 15%। तो आप बच्चे से पूछो मैम और किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं?
हो सकता है आप अपने एम्प्लॉइज को घर भेजने के लिए, अपना माल इधर उधर भेजने के लिए यूज करते हो उस मोटर कार को, तभी तो आप उसको बिजनेस के पर्पज के लिए यूज कर रहे हो ना। अच्छा, अब इन मोटर कार्स पे क्या लगेगा आपका डेप्रिसिएशन का रेट? 15%। बच्चे ने पूछा मैम दोनों प्लांट एंड मशीनरी है, दोनों को एक ब्लॉक में डाल सकते हैं? मैंने कहा अब आप इसका दूसरा कंडीशन याद करो, सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन रेट डिफरेंट है तो आप इसको एक ब्लॉक में नहीं डाल सकते, आपको इसके दो ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। ये होगा आपका ब्लॉक 3, ये होगा इसका ब्लॉक 4। तो आपको ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब समझ आया? अभी मैं इसके आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। वैसे तो आई होप आपको समझ आ गए हो। चलो अब मैं आपको बताती हूँ WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब आपने बेसिकली क्या पढ़ा था? अकाउंट्स में आप ये पढ़ते हो कि रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकलती है, वैल्यू इन द बिगनिंग माइनस डेप्रिसिएशन। पर रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिकली क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। जो आपकी शुरुआत में वैल्यू थी, यानी कि ओपनिंग WDV, जो साल के फर्स्ट डे पे आपके ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू थी, वो यहाँ पे लिखेंगे, प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज, वो यहाँ पे लिखेंगे। इनको ऐड करके हमारी वैल्यू ऑफ ब्लॉक निकल आएगी। अब माइनस मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल। बच्चे ने पूछा मैम मनी रिसीव्ड, यहाँ पे तो सेल्स आना चाहिए ना। तो मैंने कहा कई बार ना हमारी सेल्स नहीं होती, तब भी हमारी एसेट के लिए हमें पैसे मिल रहे होते हैं। किस तरीके से? स्क्रैप मिल रही हो आपको, या आपको आपका एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, आपको इंश्योरेंस का मनी मिल रहा है। समझ आया? तो उसको यहाँ पे हम डिडक्ट कर देंगे। अब आपकी जो रिजल्टेंट फिगर होगी ये होगी आपकी क्लोजिंग WDV। क्लोजिंग WDV, समझ आया? अब अब आगे देखते हैं कुछ चीजें जो आप याद रखेंगे। ये जो वैल्यू है मनी रिसीव्ड की, ये वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती। मनी रिसीव्ड की वैल्यू कैन नॉट एक्सीड, इसको मैं ए बोल रही हूँ, कैन नॉट एक्सीड ए, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ज्यादा होती है तो क्या करते हैं हम, मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगी। दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने मनी लिखा है, मनी, इसका मतलब है कैश, चेक, ड्राफ्ट में आपको मनी मिला हो, मतलब एक्चुअल मनी मिला हो, इन काइंड ना मिला हो। अगर आप एसेट के बदले एसेट ले रहे हो तो जो जो एसेट आप ले रहे हो उसकी यहाँ पे वो नहीं आ जाती वैल्यू। कई बार लोग इसको समझ लेते हैं कि अगर हम एसेट के बदले एसेट ले रहे हैं तो जो एसेट ले रहे हैं उसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे वो पैसे आएंगे, वो मनी आएगा जो आपने एसेट बेचने पे या डिमोलिश या डिस्ट्रॉय करने पे लिया है। समझ आया? तीसरी बात, जो ये जो चीज आप यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे डिडक्ट कर रहे हो वो आपकी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब मिस्टर एक्स आए, बोले कि मेरी FMV तो है 10 लाख, मैंने बेचा उसे 8 लाख पे। FMV कितनी है? 10 लाख, और बेचा कितने पे? 8 लाख पे। तो क्या मैं यहाँ पे 10 लाख माइनस करूं? मैंने कहा नहीं। उन्होंने पूछा क्यों? तो मैंने उन्हें बताया, समझाया मैंने कि मिस्टर एक्स यहाँ पे हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो एक्चुअल होती है ना वो लिखते हैं, FMV नहीं लिखते, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लिखते, सेल कंसिडरेशन लिखते हैं। अब एक बार पढ़ लेते हैं। तो वैसे आपने क्या सीखा कि हम क्लोजिंग WDV कैसे निकालेंगे, ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से हम पैसे माइनस करेंगे। कौन सा मनी माइनस करेंगे? जो कि आपको रिसीव्ड या रिसीवेबल है। कैसे? कोई एसेट बेच दी आपने या डिस्कार्ड कर दी, डिमोलिश हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई, उसकी वजह से आपको कोई भी अगर पैसे मिल रहे हो तो वो आपके माइनस हो जाएंगे। वही चीज मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखी हुई है। Written down value will be determined as under. Find out the depreciated value on the first day. In short, opening WDV.
इसको WDV नहीं बोलेंगे, ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है। बेसिकली WDV वो होती है टैक्स में जिसपे आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगा के जो वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग या क्लोजिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू। आपके अकाउंट्स में आप कुछ और सीखते हैं, मगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप अकाउंट्स में क्या सीखते हैं। अभी आप टैक्स कर रहे हैं, अकाउंट्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपने अकाउंट्स में सीखा है वो भूल जाओ। यहाँ पे हमारी जो ओपनिंग वैल्यू होती है वो क्या होती है, ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू। तो यहाँ पे भी ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू लिख देते हैं WDV की जगह पे, टू बी प्रिसाइज ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू, क्योंकि आपको जो लीगल लैंग्वेज है वही लिखनी है वहां पे। तो फाइंड आउट द डेप्रिशिएटेड वैल्यू एज ऑन द फर्स्ट डे। फिर टू दिस ऐड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड, जो भी आपने खरीदा एसेट उस ब्लॉक का उसको हम ऐड कर देंगे। फ्रॉम द रिजल्टेंट फिगर डिडक्ट मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल। ये स्क्रैप नहीं है, स्क्रैप है, आपकी बुक में ठीक कर रखा होगा, मैं इम्प्रूव कर देती हूँ बुक को देने से पहले। इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट विच इज सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश्ड और डिस्ट्रॉयड, द रिजल्टेंट फिगर इज रिटन डाउन वैल्यू, यानी कि क्लोजिंग WDV आपकी रिजल्टेंट फिगर, written down value of the block as on the last day of the relevant previous year. Important points. The amount of reduction in step 3 must not exceed, यानी कि ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इक्वल या लेस हो सकती है, must not exceed the value of assets computed under section 1 and 2. समझ आया? इसका एग्जाम्पल भी करेंगे, चिंता मत करो। फिर यहाँ पे मैंने लिखा कि अंडर स्टेप 3 द ओनली द एक्चुअल मनी रिसीव्ड इज डिडक्टेबल, यानी कि कैश होना चाहिए, कैश चेक या ड्राफ्ट होना चाहिए, इन काइंड में। एसेट के बदले एसेट ले ली तो ये वो केस यहाँ पे फॉल नहीं करता है, ठीक है। तीसरा मैंने बताया वैल्यू टू बी रिडक्टेड फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ एसेट्स मस्ट बी द एक्चुअल सेल कंसिडरेशन एंड नॉट द फेयर मार्केट वैल्यू। समझ आया? स्लम्प सेल का केस हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अब आप एक बार इसको अच्छे से देखिए, मैं पानी पी के आती हूँ। जो अभी तक मैंने आपको WDV कराया है वो एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे कराती हूँ कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले तो ये सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का, एक्चुअल और एडिशनल। कुछ केसेस में दोनों मिलते हैं और कुछ केसेस में बस एक्चुअल मिलता है। अभी एडिशनल के बारे में नहीं सोचेंगे, हम आने वाले वक्त में करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, नॉर्मल, इसको एक्चुअल नहीं नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, क्लोजिंग WDV इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग WDV इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस मतलब, बच्चे ने पूछा मैम एक्सेप्शंस का मतलब, एक्सेप्शंस का मतलब ये होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आप क्लोजिंग WDV पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। इसमें से सबसे पहला केस ये है जिसमें आपका ब्लॉक तो एग्जिस्ट करता है, ब्लॉक एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, ब्लॉक तो एग्जिस्ट करता है बट क्लोजिंग WDV इज 0। मतलब ब्लॉक तो एग्जिस्ट करता है पर उसकी कोई WDV नहीं। ये एक ऐसा केस है जो कैपिटल गेन से भी रिलेट करता है, मगर मैं वहां नहीं कराती, मैं इस चैप्टर में कराती हूँ, क्योंकि वो तब आपको डेप्रिसिएशन का मतलब वहां पे पता नहीं होता कई बार।
तो इसमें जिन बच्चों ने अभी कैपिटल गेन नहीं किया, वो उनके लिए मैं बस ये समझा दूंगी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करते हैं, मगर अगर डिटेल में पढ़ना है तो आपको उस चैप्टर में जाना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने आपकी बुक में दे रखा है, तो आप वहां पे अभी ना देखें, मेरी तरफ देखिए। मिस्टर एक्स के पास जो ब्लॉक है उसमें दो एसेट्स हैं, ए और बी। उन्होंने ए को सेल किया, कितने का सेल किया? 1,80,000 का। और सी को परचेज किया, कितने का परचेज किया? 30,000 का। ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू इसकी है 80,000। अब ओपनिंग डेप्रिशिएट वैल्यू क्या है? 80,000 प्लस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सी जो कि क्या है? 30,000, जिसकी वैल्यू क्या आई? 1,10,000। अब आपको कितना मनी रिसीव हो रहा है? 1,80,000। मगर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वाला अमाउंट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम कितना माइनस करेंगे? 1,10,000। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब ध्यान से सुनिए। अभी मैंने आपको पीछे बताया था इसकी कंडीशन क्या होती है, ये जो मनी हम डिडक्ट कर रहे हैं वो ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज्ड, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल या कम हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम 1,10,000 ही माइनस करेंगे। हमारी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी क्या आई? 0। मैंने आपको यही कहा था ना, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी क्या आई? 0। बट ब्लॉक तो अभी एग्जिस्ट करता है, ब्लॉक में कौन से एसेट्स हैं? बी एंड सी। डब्ल्यूडीवी तो 0 है, पर अब इस पे आप डेप्रिसिएशन तो नहीं लगा सकते ना, जब डब्ल्यूडीवी नहीं है क्लोजिंग, तो डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे? अच्छा, जब ऐसा होता है तो आपको ये देखना पड़ता है कि क्या इसमें कोई कैपिटल गेन अराइज होता है। जिन बच्चों ने अभी तक कैपिटल गेन नहीं किया उनको अभी ये पॉइंट समझ नहीं आएगा, तो वो इसको अभी स्किप करके कैपिटल गेन के बाद पढ़े। अब कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करते हैं? इस केस में हमारा आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ये सेक्शन है मेरा सेक्शन 50 सबसेक्शन 1। ये सेक्शन में कैपिटल गेन जब कराती हूँ तब वहां नहीं कराती, इसके लिए आपको नॉलेज होनी जरूरी है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है, गेन क्या होता है। पर जो मेन चीज है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। पर जिसने कैपिटल गेन नहीं किया, अगर वो डिटेल स्टडी चाहते हैं तो वो कैपिटल गेन का चैप्टर एक बार पढ़ेंगे। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करते हैं? सेल कंसिडरेशन यानी कि जितने की आपने कैपिटल एसेट बेची, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस यानी कि बेचने में जो आपके सेलिंग एक्सपेंसेस इंकर हुए, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने की वो एसेट खरीदी थी, माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जितने की वो एसेट इंप्रूव हुई। अब बेची कितने की? 1,80,000 की। अब इस केस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है वो होती है ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज्ड। शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू मतलब 80,000, ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू मतलब 80,000 प्लस जो आपने सी परचेज किया उसकी कॉस्ट क्या है? 30,000। तो यहाँ आया आपका 1,10,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 70,000। तो हमने ये सीखा कि हमारी जो सेल, जो हमको क्लोजिंग डीवी निकालते हुए वैल्यू डिडक्ट करनी होती है, वो किससे ज्यादा नहीं होगी? एग्रीगेट ऑफ ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज से। इक्वल या लेस हो सकती है। और जब मेरा ऐसा होगा कि ये वैल्यू जो मैं यहाँ पे मनी रिड्यूस कर रही हूँ उसकी वैल्यू ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू प्लस एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है, तो इस केस में मेरा सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 भी लगेगा, जिसमें मैं क्या कैलकुलेट करूंगी? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ध्यान से सुनेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को तो समझ ही नहीं आता, तो आप प्लीज अच्छे से सुनिए। कई बार क्या होता है, ईयर के एंड पे आपका ब्लॉक तो एग्जिस्ट करता है पर उसकी डब्ल्यूडीवी 0 हो जाती है। उसका रीजन ये होता है
कि ये जो मनी रिसीव्ड है, जो आप डिडक्ट कर रहे हैं, वो या तो ज्यादा हो जाता है किससे, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस एक्चुअल कॉस्ट से, या फिर उसके इक्वल हो जाता है। अब अगर ये उसके ज्यादा है, उससे ज्यादा है, तो आपको साथ में इस, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपका जो सेल कंसिडरेशन है वो ओपनिंग प्लस एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है, तो ऐसे केस में आपको साथ में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी निकाल के आना है सेक्शन 50 सब सेक्शन 1। सेल कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस तो नील है इसमें, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी इसमें नील है, कुछ इम्प्रूवमेंट तो हो ही नहीं रही। तो इस केस में बस क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 में, ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज्ड। एज पर सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज्ड। और ये आपका आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आई रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अभी मैंने आपको सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 कराया है, अभी मैं आपको कराऊंगी सेक्शन 50 सब सेक्शन 2। इसमें आपका ब्लॉक एग्जिस्ट करता था पर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 0 थी, अब उल्टा हो जाएगा, ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट पर डब्ल्यूडीवी है। अब जब ब्लॉक ही नहीं है तो आप डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे, जब ब्लॉक ही खत्म हो गया तो डेप्रिसिएशन तो लग ही नहीं सकता ना, ब्लॉक ही खत्म हो गया तो डेप्रिसिएशन क्या लगेगा। ये इसके लिए, इसमें भी हम यही करते हैं, इसमें भी हम साथ में कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस निकाल के आते हैं सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 में। अब मैं आपको ये पॉइंट कराऊंगी, टोटल एक्सेप्शंस 4 हैं, जिसमें से फर्स्ट एक्सेप्शन मैंने कराई आपको, जिसमें ब्लॉक तो एग्जिस्ट करता है मगर उसकी डब्ल्यूडीवी 0 हो जाती है। दूसरी एक्सेप्शन मैं आपको कराऊंगी जिसमें ब्लॉक ही एग्जिस्ट नहीं करता मगर डब्ल्यूडीवी है, मगर क्योंकि ब्लॉक ही एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पे डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं सकते। कैसे लगा सकते हैं, ब्लॉक ही नहीं है, जब एसेट ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा। समझ आया, समझ आया। अभी मैं कराऊंगी, इसके एग्जांपल्स कराऊंगी, पहले आप ये देख लो अच्छे से, उसके बाद आगे करेंगे।